बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स के कार्यों को समझा। आइए अब हम प्रबंध के कार्य को समझते हैं। प्रबंध का क्या कार्य है? प्रबंध का कार्य क्या है? प्रबंध का कार्य ये है उद्देश्यों को प्लान करना। अब ऑब्जेक्टिव प्लान हो गया। ऑब्जेक्टिव प्लान ऑब्जेक्टिव को किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर कंप्लीट किया जाए, उन रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियमों को बनाना। इसके बाद पदों पर पदाधिकारियों को नियुक्त करना। कैसे पदाधिकारी? जो उस पद के लायक हो, जो क्वालिफाइड हो, जिस तरह का क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस तरह के पदाधिकारियों को नियुक्त करना। अच्छे कर्मचारियों को हमेशा बनाए रखना या उनको रिटेन करके रखना। और जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनसे किस तरीके से अच्छे से काम लिया जा सके या उनको किस तरीके से अभिप्रेरित या मोटिवेट किया जा सके, उन पर किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी यूज़ करके उनसे किस तरह से कार्य किया जा सके, यही प्रबंध का कार्य है। बच्चों, ऐसे तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अगर हम एक प्रत्यक्ष रूप में देखें जिसे प्रबंध के तौर पर, उसके कार्य के तौर पर डिवाइड किया गया है, तो हम उसको दो भागों में विभक्त करते हैं। प्रबंध के कार्य को जिस तरह दो भागों में विभक्त किया गया है, पहला कार्य है मुख्य कार्य और दूसरा है अन्य सहायक कार्य। मुख्य कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन और अन्य सहायक कार्य को क्या कह सकते हैं? अदर सब्सिडियरी फंक्शंस। मुख्य कार्य कौन से होंगे? जो मैंने आपको तत्व बताए थे, प्रबंध के तत्व, वही हैं इनके मुख्य कार्य। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जिसे कहते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन और कंट्रोल, नियंत्रण। आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं। पहला कार्य है नियोजन यानी प्लानिंग। देखिए बच्चों, कोई भी फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। या कोई भी मैनेजमेंट, किसी भी फर्म का मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उसको आगे बढ़ाता है। यहाँ पर प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो टारगेट या गोल डिसाइड किया गया है, जिस टाइम पीरियड में डिसाइड किया गया है, उसे अचीव करना है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। टाइम ड्यूरेशन इंक्लूड होगा, टारगेट इंक्लूड होंगे, किस तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज किस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा ये भी इंक्लूड होगा, उनकी सैलरीज़ क्या होंगी, किस पद पर क्या अधिकार दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंडर आएंगी। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को या गोल को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट स्टेप यानी पहला कार्य प्लानिंग होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड फंक्शन पे आते हैं, दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइज करना। क्या क्या चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? कई चीज़ें हैं, क्रय विक्रय, अकाउंटिंग्स और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज। इन सब के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखना, इन सब को ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन करवाना कि अगर किसी का भी तालमेल बिगड़ा तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में असर पड़ता है, मतलब उस फर्म को गोल अचीव करने में तकलीफ होगी। तो वहाँ पर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है नियुक्तियाँ, स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी वर्क डिसाइड हो गया, क्या काम है, पद को कार्य दे दी गया, अब उस पद पर किस तरह के पदाधिकारी आएंगे, उनका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, उनके स्किल्स क्या होने चाहिए, उनमें टेक्निकल स्किल्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है और उसी के बेसिस पे स्टाफिंग की जाती है, नियुक्तियाँ की जाती है। अगर कोई आईटी सेक्टर वाला है तो वहाँ आईटी टेक्निकल के बंदे को रखा जाएगा, कोई मैनेजरियल लेवल का बंदा है तो वहाँ किसी एमबीए को रखा जाएगा। अगर किसी फर्म में हम देखें, मान लीजिए हम हॉस्पिटल्स में देख लेते हैं, वहाँ डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है तो वहाँ एमबीबीएस को रखी जाएगी। वहाँ पे अगर देखिए, हम हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट काम करता है, मतलब
जो मैनेजमेंट है वो केवल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम नहीं करता, वो सर्वव्यापी है, जैसा कहा गया है, यूनिवर्सल है, हर लेवल पे काम करता है। तो हर लेवल पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं। तो उन क्वालिफ़िकेशंस को पूरा करते हुए उस पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति करना ही स्टाफिंग के अंदर आता है। अब आता है निर्देशन। निर्देशन मतलब डायरेक्टिंग कि कब कौन सा काम कैसे करना है, कितने समय में करना है, अगर कोई काम बिगड़ गया है तो उसको किस तरह का सुधारा जाए, इस तरह की चीज़ें निर्देशन के अंदर आती है। देखिए बच्चों, निर्देशन को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पर्यवेक्षक यानी सुपरविजन, दूसरा है संदेशवाहन यानी कम्युनिकेटर, तीसरा है नेतृत्व यानी लीडरशिप, और चौथा है अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। देखिए इन चारों के बेसिस पे जो है निर्देशन किया जाता है। पहला है सुपरविजन, सुपरवाइज करके, मतलब फिज़िकली जहाँ काम हो रहा है वहाँ जाएंगे, वहाँ काम को देखेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे। सुपरविजन में प्रत्यक्ष रूप से सुपरवाइज़र जाकर के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलेगा, उनके कार्य को देखेगा, समझेगा। जहाँ भी कोई त्रुटि हो रही है या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं को अपने एंड पे सुलझाने की कोशिश करेगा और उनको प्रोजेक्ट काम से रिलेटेड या और भी अलग बिंदु हैं, अगर वह अपने एंड पे मदद कर सकता है तो वह उसको पूरी तरह से मदद करेगा। तो इस तरह सुपरविजन काम आता है। दूसरा है संदेशवाहन यानी कम्युनिकेटर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में किसी कार्यस्थल पर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वह सीधे तो कम्युनिकेट टॉप लेवल मैनेजर से या मिडिल लेवल मैनेजर से नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो क्या काम करेगा, एक संदेशवाहक या कम्युनिकेटर की सहायता लेगा। तो यह सहायता व निर्देशन के अंडर ही आती है। देखिए बच्चों, जैसे ही वो अपनी समस्या बताएगा वह उसे कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है कि मैनेजर अपने एंड पे ही उन समस्याओं को सुलझा दे, कम्युनिकेशन के थ्रू ही। हो सकता है उसके प्रॉब्लम का सलूशन उस सुपरवाइज़र के ही पास हो। तो इस तरह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ही लोगों के या एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। फिर निर्देशन के जो तीसरा एलिमेंट या फंक्शन है वो है लीडरशिप। एक अच्छे मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वह अपने साथियों को या अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा उत्सुक रखे, काम के प्रति जागरूक रखे। वह अपने साथियों या सबॉर्डिनेट्स के साथ क्या करें, मिलजुल कर काम करें। उनको कभी ऐसा फील ना होने दे कि वो हमारा जो बॉस है हम पर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है या काम का प्रेशर डाल रहा है और अपना कुछ नहीं कर रहा। लीडरशिप क्वालिटी, इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वह अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलजुल कर काम करे, जिससे कि फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जिसे अचीव करने के लिए सारे कार्य चल रहे हैं, वो इजीली अचीव हो सके। अगला बिंदु आता है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। जिस भी तरीके से अगर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सकता है ताकि वह अच्छे से काम कर सकें और फर्म के गोल्स को अचीव करने में उनकी 100% दे सकें, तो इस तरह के मोटिवेशन को वो यूज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स। ओके, इसके बाद जब हमने निर्देशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, हम उसके 5वें कार्य या 5वें प्राइमरी फंक्शन पे आते हैं, जिसे कहते हैं नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण करना मतलब सारी चीज़ों का नियंत्रण करना, ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको कंट्रोल करना। किस तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा? देखिए, जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी वाद विवाद का होना वाजिब है। इन चीज़ों को कंट्रोल करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी काम इजीली हो सकता है। अब ये केवल एम्प्लॉयज़ के बीच ही नहीं होता, समटाइम्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच भी होता है और एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच भी होता है। कभी कभी ये इन्वेस्टर्स के साथ भी होता है। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो करके और भी अलग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि मशीन से रिलेटेड, उनकी सर्विसिंग से रिलेटेड और भी कई समस्याएं आती हैं। तो इन सभी चीज़ों पे नियंत्रण रखना
ताकि जो कार्य चल रहा है उसमें व्यवधान ना आए या रुकावट ना आए और वो कार्य जो है स्मूथली निकल जाए और उस गोल को अचीव कर लिया जाए। तो बच्चों ये जो मुख्य कार्य यानी प्राइमरी फंक्शंस, पांचों प्राइमरी फंक्शंस इस तरह से आपने समझे। आइए अब हम अन्य सहायक क्रिया या अदर सब्सिडरी फंक्शंस को समझते हैं। बच्चों पहला जो सब्सिडरी फंक्शन है वह है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। देखिए बच्चों, जो मैनेजर होता है वो बहुत बड़ा रिस्क टेकर होता है, क्योंकि देखिए डिसीजन लिया, पॉसिबिलिटी है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा भी होगा और उसके रिज़ल्ट से गलत चीज़ें भी आ सकती है, या उसको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन उसमें जो क्वालिटी होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का वो होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एट द एंड उसको किसी भी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन देना है। तो पहला फंक्शन यही होता है कि निर्णय। निर्णय किस बेसिस पे लिया जाता है? निर्णय अपने आईक्यू के बेसिस पे वह बंदा ले सकता है कि अभी ये समस्या है, इसकी ये संभावनाएं हो सकती हैं, हम इसमें ये डिसीज़न ले सकते हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या निकल सकती हैं वो भी उस बारे में उसको विचार करना है कि अगर ये डिसीज़न लिया तो इस हर कॉइन के जैसे दो पार्ट होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, उसी तरह हर डिसीज़न के दो पार्ट है, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसे एक डिसीज़न लेना होता है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो मैनेजर होता है विवेकशील और एक रिस्क टेकर डिसीजन मेकर होता है। आइए अब उसके दूसरे बिंदु को देखते हैं। नवाचार यानी इनोवेशन, मतलब प्रबंध जो है या प्रबंधक जो है मार्केट में विद्यमान रहने के लिए हमेशा मार्केट में नई नई चीज़ें लाता रहता है या लोगों में या चीज़ों में सुधार करता है। इसे हम थर्ड पॉइंट भी ले सकते हैं, चौथा पॉइंट भी समझ सकते हैं कि शोध या अनुसंधान। देखिए मार्केट में या बदलते युग के साथ क्या होता है, लोगों को नई नई चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन बदल रहा है, नई नई चीज़ों की ज़रूरत उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए प्रबंध में क्या होता है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के बीच किसी फर्म को अगर सस्टेन करना है, मतलब बाज़ार में अगर अपने विरोधियों के बीच अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर रहना है, अगर अपना महत्व बनाए रखना है, अपनी जगह बनाए रखना है, तो उसे नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। नई नई चीज़ें मतलब अपनी चीज़ों में सुधार कार्य या कुछ नया ऐसा करना पड़ेगा जिससे उस फर्म का महत्व बाज़ार में बना रहे। इसके बाद आता है पूर्वानुमान। देखिए बच्चों, एक अच्छे प्रबंधक या मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए सबको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन क्या करते हैं जो अच्छा मैनेजर होता है वो आगे का अप्रॉक्स तो सोच के रखता है कि नहीं हम ऐसे सिनेरियो बन सकता है, मतलब मार्केट इस तरह से पलट सकता है, इस चीज़ की मांग बढ़ सकती है, इस चीज़ की मांग कम हो सकती है, बाज़ार में ये ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद दूसरा ट्रेंड आ सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझें, मौसम का एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि बारिश का सीज़न चल रहा है, तो मार्केट में इसके बाद कौन सा सीज़न आएगा, अपने आप ठंड आएगी। ठंड आएगी तो मार्केट, एक अच्छा मार्केटर वही है जो इसके लिए रेडी हो, नहीं उसके जो अभी रेनी सीज़न के प्रोडक्ट चल रहे हैं, लेकिन वो इतना प्रिपेयर है कि ये प्रोडक्ट ये सीज़न ख़त्म होते बराबर जैसे ही नेक्स्ट सीज़न शुरू होता है उसके पास उसका स्टॉक रेडी हो। तो ये है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में ये भी जानना ज़रूरी है कि उस समय ट्रेंड क्या होगा, लोगों की पसंद क्या होगी, इन सारी चीज़ों का पूर्वानुमान करना ही प्रबंध का जो अदर सब्सिडरी फंक्शन है या तीसरा फंक्शन है। अब इसके बाद है चौथा, शोध या अनुसंधान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में सस्टेन करने के लिए नई नई चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा है कि आए दिन फ़ोन्स में क्या होता है, कैमरे का जो कहते हैं कैमरे का फंक्शन बदल जा रहा है, डुअल कैमरा आ रहा है, कैमरे की क्लियरिटी पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, फ़ोन्स के डिफरेंट फंक्शंस, उसमें इतने सारे फंक्शंस आ गए हैं कि धीरे धीरे अब लैपटॉप, टैबलेट
का जो काम है वो एक छोटे से फ़ोन द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं टीवी, जो पहले नॉर्मल टीवी हुआ करता था, धीरे से वो एलसीडी हुआ, फिर वो एलईडी हुआ, अब स्मार्ट टीवी हो गए हैं जो सिर्फ हाथ की वेविंग से ही चैनल चेंज होते हैं या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये नए नए शोध या अनुसंधान करके बाज़ार में लाए गए प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि मार्केट में वो ब्रांड या वो फर्म बने रहें, या इनकी वजह से ही डिफरेंट ब्रांड्स बने हुए हैं ताकि वो अपनी सेल कर सके। और यही प्रबंध का इम्पॉर्टेंट वर्क है कि इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए वह क्या करे, इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए किसी फर्म को बेनिफिट दे और मार्केट में सस्टेन रखे। तो बच्चों, इस तरीके से हमने प्रबंध यानी मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस को समझा।